नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग दोस्तों आज एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। वन शॉट दोस्तों वीडियो होने वाली है। वन शॉट का मतलब इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 सबके सारे दोस्तों यहाँ पे यूनिट हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और इसमें जितने भी हर यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मिलेंगे जो भी आने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के हो दोस्तों, अगर आपका पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो सबका दोस्तों जो सिलेबस होता है वो 95% 98% दोस्तों सेम होता है। तो सबके सब दोस्तों फॉलो कर सकते हो, आराम से पास हो जाओगे। बस इस वाले लेक्चर को पूरा देखना आप लोग। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों नोट्स आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट से। साथ ही में इसका जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक होगा नोट्स का, वहाँ से भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस, नोट्स, फ्री नोट्स जो भी हैं दोस्तों मिल जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं अगर आपको समझ आता है और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करता है तो लास्ट में दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ये दो चीज़ें दोस्तों जरूर करके जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पर इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दोस्तों टॉपिक में क्या क्या है, नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है, और उसका नेचर क्या होता है। तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोई बिजनेस होता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है, उसमें अगर हम लोग को कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसमें लगती है दोस्तों लागत, ठीक है, कॉस्ट लगती है। जैसे हम लोग को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट मटेरियल्स लगते हैं। तो उन मटेरियल्स को हम लोग खरीदना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों को उनको असेंबल करना पड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करके फाइनल टच देके आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट होती है दोस्तों। अब उस कॉस्ट की जो दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस है कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट लगनी है, ठीक है, और कहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ पे पैसा बचा सकते हैं, अपना जो यहाँ पर आउटपुट है उसको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कर सकते हैं, और कहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पे कम पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट की दोस्तों बातें करते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कहाँ पे कितनी कॉस्ट लग रही है, कहाँ पे यहाँ पर अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, कहाँ पे हम लोग खर्चा बचा सकते हैं। तो ये सब दोस्तों जो हम लोग इसमें चीज़ें पता करते हैं वो सारी दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है। जैसा दोस्तों नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका मतलब अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट को यहाँ पे अकाउंट कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये सिंपल समझ गए होंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका नेचर क्या होता है। तो दोस्तों जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो एनालिटिकल नेचर की होती है, मतलब कि इसमें हम लोग कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं। हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कि किस चीज़ में कितनी कॉस्ट लग रही है, फिर उस कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं, फिर हम लोग उस कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये इतना लिमिटेड कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होती कि इसमें हम लोग ये पता करें कि यहाँ पर किसमें कहाँ कॉस्ट लग रही है, बल्कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में ये पता करते हैं कि कॉस्ट कहाँ पे कम ज़्यादा की जा सकती है, कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे उसको सुधारा जा सकता है, और कॉस्ट में वेरिएशन क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ दोस्तों हम लोग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग से समझते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर ये नहीं होता है कि कॉस्ट को सिर्फ पढ़ें कि कहाँ पे कॉस्ट लग रही है, बल्कि उसका पूरा कि कहाँ पे कट किया जा सकता है, कहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे डिस्कस होती है। डायनेमिक नेचर की होती है दोस्तों जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, वो स्टैटिक नहीं होती है। वो दोस्तों जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कंपटीशन बढ़ता है घटता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर चेंज होती है। दोस्तों जो आपकी कॉस्ट है वो रिकॉर्ड दोनों तरीके से होती है, क्वांटिटेटिव तरीके से भी होती है, क्वालिटेटिव तरीके से भी होती है। तो यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, सिर्फ पैसे के टर्म्स में ही नहीं निकाली जाती है, बल्कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में निकाली जाती है। सच एज एफिशिएंसी, आपका जो कॉस्ट जहाँ लगा रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली लगा रहे हैं, कितना वेस्टेज हो रहा है आपके पैसे का, कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है कॉस्ट लगाने से, कहाँ पे कम आ रही है। तो दोस्तों इसमें ये सब चीज़ें भी होती हैं। और दोस्तों जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। जो मैनेजमेंट होता है दोस्तों
मैनेज करना चीज़ों को, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है दोस्तों, उससे हम वो हेल्प करती है बजटिंग में, ठीक है, फोरकास्टिंग में, और पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन इन बिजनेस और इवन इन गवर्नमेंट में भी दोस्तों जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है। दोस्तों जो एक कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो कंट्रोल ओरिएंटेड होती है। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि हम लोग कॉस्ट पे कंट्रोल रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे कम लग रही है, कहाँ पे कम की जा सकती है, कहाँ पे ज़्यादा की जा सकती है, अगर हम लोग ये नहीं पता करेंगे दोस्तों, जो हम लोग की कॉस्ट होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, हम लोग की कंट्रोल नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे नहीं खर्च करना है, तो कॉस्ट हम लोग अपने कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ में होगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी बिजनेस में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम लोग का खर्चा कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ओरिएंटेड दोस्तों ये कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। स्कोप यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिर कौन कौन से एरियाज कवर करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एक तो कॉस्ट डिटरमाइन करने में कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगनी है, साथ ही में कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में कि हर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उसमें कहाँ पे कितनी कॉस्ट है वो यहाँ पर लग रही है उसको रिकॉर्ड भी करता है। कॉस्ट को कंट्रोल भी करने में दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है। कॉस्ट को कम करने में भी यहाँ पे यूज़ होता है। डिसीजन मेकिंग में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और परफॉर्मेंस एवोल्यूशन कि डिपार्टमेंट, प्रोसेस और इंडिविजुअल में कितनी कॉस्ट लग रही है, अपने स्टैंडर्ड्स को उस हिसाब से बढ़ाने में, अपनी कॉस्ट को कम करने में, टेक्नोलॉजी एडवांस करने में जिससे कॉस्ट और कम हो। तो इससे दोस्तों हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को भी एवेल्यूएट अपने बिजनेस की कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका स्कोप हो गया। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन, पहला तो दोस्तों यही मैंने आपको बताया था, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग मतलब अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ की, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो दोस्तों उसकी प्राइसिंग करने में, प्राइसिंग डिसाइड करने में कितना प्राइस रखें, क्योंकि जब हम लोग को पता होगा कि भाई एक बिस्किट का पैकेट है वो 5 रुपये का, हम लोग को 5 रुपये की कॉस्ट लग रही है बनाने में, ठीक है, तभी दोस्तों हम लोग डिसाइड कर पाएंगे ना कि हम लोग कितनी कॉस्ट रखें जिससे हम लोग की यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो अगर 5 रुपये का बिस्किट है तो हम लोग दोस्तों कम से कम 10 रुपये रखेंगे तो हम लोग का इसमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो पाएगा। अगर हम लोग को यही नहीं पता होगा कि हम लोग के बिस्किट की कॉस्ट 5 रुपये लगी है, जो हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा पता चल सकता है, अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हो सकता है दोस्तों हम लोग अपने बिस्किट क्रॉस 5 रुपये या 4 रुपये भी रख दें। लेकिन दोस्तों उसमें क्या होगा, आपका बिजनेस आखिरी में जाके फिर वो तो फेल हो जाएगा ना। फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप जितना लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आप गवा रहे हैं, तो वो तो फिर बिजनेस वर्क नहीं करेगा। तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। सेलिंग प्राइस कितना एमआरपी रखना उसमें हेल्प करता है या कॉस्ट अकाउंटिंग। बजट दोस्तों जो होता है कॉस्ट का कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है दोस्तों। यहाँ पे टेक्निक्स है जैसे EOQ हो गया, ABC एनालिसिस हो गया, ये यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करते हैं, वो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। एफिशिएंसी और सोशल बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा जो आपका डिफरेंस होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों यहाँ पे इंटरनल कॉस्ट के बारे में बताती है। इंटरनल कॉस्ट जो भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लग रही है उसका अकाउंटिंग करके बताती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों यहाँ पे आपकी कंपनी या आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आखिर आपका बिजनेस कहाँ पे लाई कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट पता चलती है, यहाँ पे इंटरनल कॉस्ट पता चलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, ठीक है। किसको बताती है, अगर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराएंगे तो जो भी दोस्तों आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर मतलब कि जो भी आपके कंपनी में हिस्सेदार होंगे, जैसे कि पब्लिक हो सकती है, साथ ही में आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो फाइनेंशियल पोजीशन दोस्तों यहाँ पे ये बताती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों यहाँ पर है वो बिजनेस के जो यहाँ पर जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी यहाँ पर बिजनेस के इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं, जो भी बिज़नेस को रन कर रहे हैं, उनको दोस्तों बताती है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो यहाँ बिज़नेस है, वो कितना कॉस्ट यहाँ पर लगा रहा है चीज़ों पर। तो दोस्तों ये इंटरनल जो बिज़नेस की चीज़ें होती है उसके बारे में बताती है। और जो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक्सटर्नल जो पीपल, जो लोग होते हैं, उनको यहाँ पर बताती है बिज़नेस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे कुछ दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और समय बांट दिया गया है, आप लोग इसमें यहाँ पर डिफरेंस बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है।
तो ये दोस्तों आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई। तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेचर ऑफ डेटा, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल डेटा मतलब कि पुराने डेटास को यहाँ पर डील करता है उनसे। और कॉस्टिंग दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड डेटा यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे बजट के बारे में बताता है, एस्टिमेट के बारे में बताता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है दोस्तों वो आपके कंपनी की जो पिछले साल का, जैसे यहाँ कितना प्रॉफिट रहा, कितना यहाँ पे लॉस रहा, तो हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे अकाउंट करता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे फ्यूचर डेटा को भी यहाँ पर अकाउंट करती है। तो मैंडेटरी वर्सेस ऑप्शनल, जो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो मैंडेटरी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों ऑप्शनल होती है। ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी होती है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों जो कंपनीज एक्ट होती है, जो भी यहाँ पे हम लोग के लॉज होते हैं उसके अंदर बताया गया है कि हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना यहाँ पर मैंडेटरी है, तो वो एक मैंडेटरी थिंग हो जाती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का दोस्तों ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। पीरियोडिसिटी जो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हर साल या क्वार्टरली दोस्तों यहाँ पे करनी पड़ती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको दोस्तों डेली, वीक्स, मंथली में करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कि जो पीरियोडिसिटी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मतलब ज़्यादा ईयर्स की होती है, मतलब 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 मंथ के बीच में करना पड़ता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो डेज और वीक्स और मंथ्स के विदिन अ मंथ दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। और यहाँ पे प्रिसीजन वर्सेस एस्टिमेशन, तो दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये एक्यूरेसी पे ज़्यादा वर्क करती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग होती है दोस्तों वो एस्टिमेशन पे ज़्यादा बेस्ड होती है। और कवरेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो करती है, ठीक है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट की करती है, ठीक है। तो कवरेज दोस्तों जो फाइनेंशियल अकाउंट का होता है वो पूरे कंपनी लेवल का, बिजनेस लेवल का होता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, डिपार्टमेंट की भी हो सकती है या किसी जॉब की भी हो सकती है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर थोड़ा छोटी चीज़ों पे यहाँ पर फोकस होता है। दोस्तों इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है तो इससे दोस्तों यहाँ बेनिफिट क्या होता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। जैसे जो यहाँ पूरा सिस्टम होता है कॉस्टिंग का, तो यहाँ पर बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने यहाँ करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस का क्या होता है कि ये कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, वेस्टेज को रोकता है, इनएफिशिएंसीज को कम करता है, एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट मतलब कि पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट आ रही है उसको यहाँ पर एक्यूरेट बताता है। साथ ही में प्राइसिंग और टेंडरिंग भी करता है, ठीक है, प्रोडक्ट की। और ये दोस्तों बजट भी बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे। अब दोस्तों गुड कॉस्टिंग सिस्टम के यहाँ पे एसेंशियल्स क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि जो गुड कॉस्टिंग सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, और सूटेबल होना चाहिए, मतलब कि वो बिजनेस के साइज के हिसाब से होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल सस्ता होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल्स होते हैं। और प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मतलब कि टाइमली रिपोर्ट्स दोस्तों यहाँ पर कॉस्टिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करना चाहिए जिससे क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाए, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पहला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता क्या और क्यों ये नेसेसरी होता है। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है मतलब हम लोग जब यहाँ पर कॉस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन दियर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अगर किसी कुछ कॉस्ट में यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम लोग उसको अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। और वैसे दोस्तों अगर कुछ और कॉमन है तो उसको सेकंड ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो उनके कॉमन कैरेक्टर्स, नेम और नेचर और फंक्शंस के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसको दोस्तों कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसका दोस्तों यहाँ पर नेसेसरी क्यों होता है कि हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर पाए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों जो इनकी कॉस्ट है इनको यहाँ पर उनको डिवाइड कर देंगे उनके नेचर के हिसाब से। तो प्रोडक्शन की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको उन्होंने अलग कर दिया, सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको उन्होंने अलग डिवाइड कर दिया। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे सेपरेट कॉमन चीज़ों की अलग सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या है कि एनालिसिस करने में आसानी होती है और हम लोग जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है, क्योंकि अगर हम लोग कॉमन चीज़ों को एक साथ रख देंगे तो यहाँ पर हम लोग का जो पैसा है वो भी बच जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है और बजट और फोरकास्ट प्रिपेयर करने में भी आसानी होती है। इसलिए दोस्तों क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स कितने पार्ट में बांटा गया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स कितने पार्ट्स में बांटा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है मटेरियल कॉस्ट, एक है लेबर कॉस्ट, एक है ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों जितना भी यहाँ पर जो कॉस्ट होती है दोस्तों, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी, उनके जो प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमेबल्स होते हैं, तो दोस्तों वो होती है कॉस्ट मटेरियल। जो भी दोस्तों मटेरियल में कॉस्ट लगती है उनको हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। लेबर कॉस्ट दोस्तों जो लेबर की कॉस्ट होती है, उनके सैलरीज वेजेस होते हैं। ठीक है, वो भी जो भी दोस्तों प्रोडक्शन में यहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे लेबर कॉस्ट में बांट दी गई। और ओवरहेड कॉस्ट दोस्तों कुछ यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर कॉस्ट होता है, इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है, मशीन्स का वियर और टीयर होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो उनकी कॉस्ट को दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ये कॉस्ट है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बेस्ड ऑन फंक्शन यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कितने टाइप का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे होंगे 4 टाइप का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक होता है सेलिंग कॉस्ट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट है तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट से सेलिंग से रिलेटेड है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो वो सब दोस्तों सेलिंग कॉस्ट है। जो भी दोस्तों किसी प्रोडक्ट को बेचने में जो भी यहाँ पे हम लोग जो भी खर्चा करते हैं तो उसको बेचने के लिए उसको हम लोग सेलिंग कॉस्ट में रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर तक करने में, जैसे पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, वेयर हाउस चार्जेस होते हैं, वो सारी कॉस्ट दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में होती है। ठीक है, अगर दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर यहाँ पे 3 टाइप में कॉस्ट यहाँ पे डिवाइड की गई, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दोस्तों कौन सी होती है, जो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, और दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट होती है जो दोस्तों यहाँ पर आउटपुट के साथ चेंज की जाती है। जैसे रॉ मटेरियल, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे है, प्रोडक्ट का हम लोग को ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस यहाँ पे बेचना है या प्रोड्यूस करना है, तो रॉ मटेरियल दोस्तों जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रॉ मटेरियल हमको ज़्यादा चाहिए होगा, तो जो रॉ मटेरियल दोस्तों वो डिपेंड करता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों जो भी कॉस्ट होती हैं जो बार बार दोस्तों चेंज होती रहती हैं समय के साथ, उनको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में रखा जाता है। जो चेंज समय के साथ नहीं होती हैं, जैसे आप मान लीजिए फैक्ट्री की कॉस्ट, अब भाई फैक्ट्री थोड़ी दोस्तों अगर कुछ भी हो जाता तो फैक्ट्री थोड़ी हम लोग तुरंत नहीं बना देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट दोस्तों एक बहुत लॉन्ग टर्म की कॉस्ट होती है, तो ऐसी कॉस्ट दोस्तों जो तुरंत जल्दी चेंज नहीं होती वो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। एक होती है दोस्तों सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो दोस्तों वो उसमें दोनों चीज़ें होती है, फिक्स्ड भी होती है, वेरिएबल भी होती हैं, तो उनको सेमी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी एंड टाइम के हिसाब से क्लास जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पर कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, टाइम के हिसाब से 2 टाइप में डिवाइड होती है। तो कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कंट्रोलेबल कॉस्ट जो भी दोस्तों यहाँ पर मैनेजर्स द्वारा कंट्रोल की जा सकती है कॉस्ट, उसको कंट्रोलेबल कहते हैं। जो अनकंट्रोलेबल होती है उसको दोस्तों यहाँ पर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो ये मैनेजर से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जो हैं टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोलेबल होती है दोस्तों, वो नीचे जो मैनेजर्स होते हैं जो लोअर लेवल पे होते हैं वो भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम बेसिस दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, एक हिस्टोरिकल, एक प्री डिटरमाइंड। हिस्टोरिकल मतलब कि जितने यहाँ पे दोस्तों जो कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, पुराने दोस्तों हिसाब से हम लोग अगर कॉस्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो वो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। और दोस्तों कुछ कॉस्ट होती है जो एडवांस में डिसाइडेड होती है, पहले से डिसाइडेड होती हैं, तो दोस्तों उनको हम लोग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कॉस्ट को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ कंट्रोलेबिलिटी, टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अलग अलग चीज़ों से दोस्तों डिवाइड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है परचेज मटेरियल, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड स्टॉक लेवल्स। ठीक है, तो इसका दोस्तों हम लोग का भी यूनिट 1 ही चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे परचेज ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। दोस्तों जैसा नाम है, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए किसी प्रोडक्ट के, कंज्यूमेबल्स हो गए या सप्लाईज, दोस्तों जो भी प्रोडक्शन के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती हैं किसी प्रोडक्ट के लिए एट राइट टाइम, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में, सही जगह पर और सही सोर्स से, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं परचेज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यही होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स की इसमें प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है, अगर हम लोग की दोस्तों जो सप्लाई होगी, जो मटेरियल सप्लाई होगी वो रुक जाएगी तो प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। ठीक है, सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होती है परचेज की, एक दोस्तों
टू प्रोड्यूस मटेरियल्स, जो हम लोग दोस्तों मटेरियल्स हैं वो इकोनॉमिकल कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाएँ, तो यहाँ पर परचेज की मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग के पास इन्वेंट्री में हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी जो सप्लाई है वो बनी रहे, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे परचेस किया जाता है जो मटेरियल्स होते हैं। साथ ही में यहाँ पे गुड रिलेशन सप्लायर से बने रहें, इसलिए भी दोस्तों परचेस किया जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मटेरियल्स परचेस किए जाते हैं। साथ ही में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पे अप्रोप्रिएट मटेरियल्स हम लोग परचेज नहीं करेंगे तो उसकी क्वालिटी के साथ हम लोग कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्शन स्टोर्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में स्मूथ वर्क फ्लो बना रहा है, इसलिए भी दोस्तों यहाँ पर मटेरियल्स परचेज किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे परचेजिंग मटेरियल से प्रोसीजर है, कैसे परचेज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है जो भी सप्लायर है, सप्लायर से कि भाई मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों वो लोग जो भी यहाँ पे कोटेशंस हैं, जितने सप्लायर्स हैं वो कोटेशन दोस्तों उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों उसमें से जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि किसको यहाँ पर जो टेंडर है, जो भी यहाँ पे कोटेशन है जिसका एक्सेप्ट करना है, जो भी यहाँ पे सबसे कम प्राइस में ऑफर करेगा उसका दोस्तों वो कोटेशन ले लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों रेगुलर कम्युनिकेशन चलती रहती है, फॉलोअप चलता रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है मटेरियल जो भी सप्लायर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो पेमेंट होता है, जो भी चीज़ का यहाँ पर मटेरियल जो भी खरीदा है उसका पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। इनवॉइस उसका चालान प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपके स्टेप्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर हम लोग को एफिशिएंट परचेजिंग करनी है किसी मटेरियल की, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन है ये कि क्या क्या दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो 5 दोस्तों आर प्रिंसिपल होते हैं: राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट सोर्स। तो दोस्तों इसको इतना डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग नाम समझ रहे होंगे। राइट क्वांटिटी मतलब सही क्वांटिटी यहाँ पर दोस्तों होनी चाहिए परचेजिंग मटेरियल में, क्वालिटी राइट होनी चाहिए, उसका प्राइस राइट होना चाहिए, टाइम राइट होना चाहिए और उसका सोर्स भी राइट होना चाहिए। एक सप्लायर जो है एक रिलायबल सप्लायर के साथ दोस्तों हम लोग को परचेज मटेरियल करना चाहिए। तो ये सब दोस्तों आप लोग यहाँ पे नाम से ही समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जैसे यहाँ पे नाम है कि हम लोग जब दोस्तों यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं उसको, जैसे अब सारा मटेरियल तो हम लोग एक दिन में तो यूज़ कर नहीं डालेंगे, तो उसको हम लोग दोस्तों स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको दोस्तों कहते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ मटेरियल दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम लोग को मटेरियल स्टोर इसलिए करना पड़ता है जिससे दोस्तों वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो, उनको अच्छे तरीके से वो बाद में यूज़ किए जा सकें फ्यूचर में जब भी उसकी डिमांड आए, इसलिए दोस्तों मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है, जिससे दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे प्रोडक्शन में, इसलिए स्टोर करना पड़ता है। और यहाँ पर जब भी मांगा जाए तब यहाँ पर उनके पास मटेरियल हो, और जिससे दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बच सके, क्योंकि अगर हम लोग दोस्तों मान लीजिए अगर हम लोग का खुद का स्टोरेज है तो हम लोग वो पैसा बचा सकते हैं, हम लोग को किसी दूसरा स्टोरेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, तो इससे पैसा बचता है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो भी स्टोरेज में चीज़ें पड़ी हैं उनका हम लोग यहाँ पर एक्यूरेट रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प भी, फिर उसका यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प भी वो हो जाती है हम लोग की, ठीक है। स्टोरेज दोस्तों यहाँ पे मेथड्स क्या क्या होते हैं, एक तो सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड होता है, एक ओपन स्टोरेज होता है, एक ऑटोमेटिक स्टोरेज होता है। सेंट्रलाइज्ड दोस्तों मतलब कि एक सेंट्रल लोकेशन पे सारे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे मेन यहाँ पर दिल्ली में है और फिर लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, ठीक है, बहराइच में है। बट दोस्तों यहाँ पर जो मटेरियल है वो सिर्फ दिल्ली में रखा जाएगा, जो सेंट्रल लोकेशन होगी। डिसेंट्रलाइज में दोस्तों यहाँ पे हर जगह रखा जाएगा, जितनी जगह उधर वहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे रखा, जो भी मटेरियल रखा जा सकता है स्टोर करके। ओपन स्टोरेज क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि कोल, सैंड और ये होते दोस्तों, इनको ओपन यार्ड्स में रखा जाता है, ठीक है, वो कोई क्लोज्ड चैम्बर नहीं होता है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे सामान ओपन स्टोरेज में रखे जाते हैं, जैसे कोल, सैंड, स्टील, उनको दोस्तों ओपन स्टोरेज मेथड होता है। और एक दोस्तों ऑटोमेटेड स्टोरेज होता है, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं और ऑटोमेटेड रिट्रीवल मशीन्स होती हैं, जहाँ पे यूज़ की जाती हैं मटेरियल्स को यहाँ पे जांचने में और स्टोर करने में, उनको ऑटोमेटेड स्टोरेज कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, तो एक तो सेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, ओपन होता है, ऑटोमेटेड होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन 4, हाउ इज़ मटेरियल कंट्रोल अचीव्ड इन द स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में मटेरियल कंट्रोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल होता दोस्तों क्या है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड मटेरियल कॉस्ट। जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, जैसे कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका होना, और उस मटेरियल की कॉस्ट, जो भी उसकी लागत होती है, उसको मेंटेन करना,
ये दोस्तों यहाँ पर होता है मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है काम ये स्टोरेज डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, कि जो मटेरियल है वो हमेशा जब भी ज़रूरत पड़े तब उनके पास रहे, साथ ही में उनका दोस्तों जो कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, अननेसेसरी स्टॉक उनका ना भरे। ठीक है, तो उतना ही स्टॉक में रखना अपने पास जितना ज़रूरत है, जिससे एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट जो फालतू का मटेरियल है उसकी ना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैनेजिंग होती है ये मटेरियल कंट्रोल कही जाती है। बहुत सारे मेथड दोस्तों स्टोरेज डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं। एक होता है बिन कार्ड सिस्टम, ठीक है, एक होता है स्टोर्स लेजर, एक होता है स्टॉक वेरिफिकेशन, फिर होता है ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और फिर दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल के ये सारे दोस्तों मेजर्स हैं, आप लोग यहाँ मेथड्स हैं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो बता देता हूँ। जैसे बिन कार्ड सिस्टम है, तो जो भी दोस्तों यहाँ पे आइटम है आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके स्टोरेज एरिया में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो दोस्तों उसको यहाँ पर एक उसका बिन कार्ड होगा। ठीक है, बिन कार्ड, जिसमें दोस्तों ये लिखा होगा कि वो जो मटेरियल है उसका यहाँ पे कितना पैसा लगा है और उस कितना बैलेंस है, कितनी क्वांटिटी में है। तो एक तो ऐसे करके दोस्तों मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है। फिर स्टोर्स लेजर होता है, मतलब कि अकाउंट सेक्शन होता है। ठीक है, जो अकाउंट सेक्शन होता है स्टोरेज डिपार्टमेंट का, वो ये मेंटेन करता है कि कितनी क्वांटिटी और कितनी उस मटेरियल कितनी क्वांटिटी है। स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक है, तो पीरियडिक चेकिंग होती है यहाँ पर एक्चुअल स्टॉक की विद बुक रिकॉर्ड्स के साथ। ठीक है, फिर ABC एनालिसिस, जिसमें दोस्तों यहाँ पे हाई वैल्यू मटेरियल और मीडियम वैल्यू मटेरियल और लो वैल्यू मटेरियल को ABC में डिवाइड किया जाता है। फिर VED यहाँ पे एनालिसिस होती है कि जो आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके स्टोरेज में, उनको वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल में दोस्तों डिवाइड कर दिया जाता है। फिर परपेचुअल यहाँ पर इन्वेंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कॉन्टिन्यूस चेकिंग की जाती है आपके स्टॉक्स की बाय कंपेयरिंग, जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके दोस्तों जो आपका स्टॉक है उसमें वहाँ पे मैनेज किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वहाँ पे दोस्तों ये भी यूज़ करके जो आपका मटेरियल है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो मटेरियल कंट्रोल दोस्तों यहाँ पे ये रखा जाता है कि ओवर स्टॉकिंग ना हो, अंडर स्टॉकिंग कभी ना हो मटेरियल की, वेस्टेज कम किया जा सके और एफिशिएंट यूज़ किया जा सके जो भी वर्किंग कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर स्टॉक लेवल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो स्टॉक लेवल्स होते हैं वो बताने हैं और उनके एग्जांपल देने हैं। तो दोस्तों स्टॉक लेवल्स होते हैं जो प्री डिटरमाइंड लिमिट्स ऑफ इन्वेंट्री होती है मेंटेन टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन रन स्मूथली। मतलब दोस्तों कुछ यहाँ पे प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड लिमिट्स होती हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंट्री में कि भाई इतना इतना तो इन्वेंट्री में जो सामान है वो होना ही चाहिए, मटेरियल होना ही चाहिए, जिससे जो प्रोडक्शन हमारी बिजनेस का है वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टॉक लेवल्स होते हैं ये पार्ट होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के। ठीक है, तो मेन स्टॉक लेवल दोस्तों क्या क्या होते हैं, एक तो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी का मटेरियल है उसको स्टोर करना है। ठीक है, दूसरा दोस्तों होता है मिनिमम लेवल, इसमें जो लोएस्ट क्वांटिटी होती है दोस्तों उसके नीचे दोस्तों जो क्वांटिटी है फॉल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी को फिक्स किया जाता है। रीऑर्डर लेवल, द पॉइंट एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, कि हाँ भाई जैसे एक यहाँ पे आ गया कि भाई अब जैसे 5 क्वांटिटी ही किसी पर्टिकुलर आइटम की बची हैं, तो इसको दोस्तों यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कर दिया गया कि अगर इससे नीचे गया तो हमें फिर नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा मटेरियल के लिए। फिर एक दोस्तों डेंजर लेवल होता है कि अगर इसके नीचे गया, मतलब मान लीजिए 5 तक तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल था और 3 दोस्तों अगर यहाँ पे क्वांटिटी किसी चीज़ की जाती तो उसको डेंजर लेवल कह दिया कि अगर भाई 3 के नीचे यहाँ पे कोई भी लेवल, मतलब कि जो भी मटेरियल की क्वांटिटी जाती है तो वहाँ पे अर्जेंट स्टेप लेने पड़ जाएंगे। फिर दोस्तों को एक होता है एवरेज स्टॉक लेवल कि एवरेज क्वांटिटी यहाँ पर मैनेज यहाँ पे जो है एवरेज क्वांटिटी है उसको यहाँ पर लेके चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके बहुत सारे स्टॉक लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दोस्तों दिया है कि इफ़ मटेरियल एक्स हैज़ मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ 100 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम कंजम्पशन 100 यूनिट्स पर वीक। दोस्तों एक एक्स है मटेरियल तो उसका दोस्तों यहाँ पर कंजम्पशन 100 यूनिट्स का पर वीक होता है और मिनिमम दोस्तों कम 40 तो यहाँ पर होता ही होता है पर वीक, उससे कम नहीं होता है। तो एक्स का दोस्तों मिनिमम 40 हो गया, एक्स का मैक्सिमम 100 हो गया। और रीऑर्डर पीरियड दोस्तों यहाँ बताया गया कि 3 से 5 वीक्स में यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड लगा दिया कि 3 से 5 वीक अगर हो जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीऑर्डर करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर
यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डेंजर लेवल भी सेट होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन डेंजर लेवल हो सकता है कि 6 वीक से तो मतलब बाद में अगर 6 वीक से ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाता है मटेरियल को, तो उसके नीचे दोस्तों अगर होता है मटेरियल तो फिर उसके बाद यहाँ पे अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हम लोग का नया टॉपिक है कि इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे की जा सकती है। तो यहाँ था दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो भी हम लोग की इन्वेंट्री होती है, ठीक है, जिसमें भी हम लोग का स्टॉक होता है, मटेरियल होते हैं, तो उसको दोस्तों यहाँ पर सिस्टमेटिक रेगुलेट करना, ठीक है, उनका सुपरविज़न, ठीक है, मटेरियल का, उनके कंपोनेंट का, इनफिनिश गुड्स का, यहाँ पर उनका सब कुछ दोस्तों रेगुलेट करना उन सब चीज़ों को, जिससे क्या है कि राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे अवेलेबल हो, उसको दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव दोस्तों आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल का हम लोग यहाँ पे ऊपर मेथड पढ़ के आए थे, वही दोस्तों यहाँ पे फिर से मेथड रिपीट कर दिए गए हैं। कुछ यहाँ पे न्यू मेथड है, जैसे EOQ हो गया, HML हो गया, FSN हो गया। ठीक है, और रिऑर्डर पॉइंट दोस्तों हमने पढ़ लिया था, परपेचुअल भी पढ़ लिया था। यहाँ पे ये 3 नए हैं, तो दोस्तों अगर हम इसमें आपको पढ़ाएं तो FSN होता है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे यूसेज रेट के हिसाब से आपके मटेरियल को बांट दिया जाता है। HML दोस्तों हाई मीडियम लो प्राइस के हिसाब से बांटा जाता है। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्टिमल ऑर्डर साइज यहाँ पे डिटरमाइन होता है, ऑप्टिमल ऑर्डर साइज टू मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों किसी भी ऑर्डर है उसका ऑप्टिमल साइज डिसाइड होता है, फिर उसके बाद दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज़ होते हैं, तो ये दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, वो है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज़। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज़ क्या होते हैं दोस्तों? When material are issued from stores for production, their pricing plays a key role in determining product cost। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल हम लोग के यहाँ पे स्टोरेज में पड़ा है, तो वो जो दोस्तों जब स्टोर होता है वो इशू करता है फॉर यूजिंग इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे स्टोर दे देता है प्रोडक्शन के यूज़ में, तो दोस्तों यहाँ पर प्राइसिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तय करना। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे मेथड होते हैं कि कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट है प्रोडक्शन में पहले यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे FIFO एक मेथड होता है कि जो दोस्तों यहाँ पे ओल्डेस्ट स्टॉक है सबसे पहले यूज़ किया जाए और फिर जो लेटेस्ट स्टॉक है उसको बाद में यूज़ किया जाए। दोस्तों दूसरा मेथड होता है LIFO, पहले जो यहाँ पर लेटेस्ट परचेज है उसको पहले यूज़ किया जाए और जो यहाँ पर जो पहले सबसे जो यहाँ पे ओल्ड है उसको बाद में लिया जाए। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हम लोग का दोस्तों एक मटेरियल है जो हम लोगों ने अप्रैल में ख़रीदा था। ठीक है, एक मटेरियल है जो हमने अप्रैल में ख़रीदा था, एक मटेरियल है दोस्तों वो मई में ख़रीदा था। तो दोस्तों मई में सेम मटेरियल खरीदा, जैसे ये वहाँ पर हम लोगों ने 15 रुपये खरीदा सेम मटेरियल, यहाँ पे 20 खरीदा था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग जो लेटेस्ट मटेरियल है वो यूज़ करेंगे, जो जिसका दोस्तों यहाँ पे 20 रुपये का दोस्तों जो था, तो इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर उसी लेटेस्ट यूज़ करेंगे तो जो यहाँ पर कॉस्ट होगी दोस्तों वो भी हम लोग वहाँ पे उसी समय की यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ओल्ड वाला यूज़ करते तो हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट है 15 की यूज़ करनी पड़ती। ठीक है, तो जिससे दोस्तों क्या होता है कि हम लोग का जो यहाँ पर खर्चा है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि कोई चीज़ हम लोग ने 20 में ली है लेटेस्ट वाली, वो हम लोग अगर ओल्ड वाली उठा के 15 की बेचेंगे तो यहाँ पे हम लोग का नुकसान होगा। तो ओल्ड वाली दोस्तों तब हम लोग बेचेंगे जब यहाँ पे फिर से जो प्राइस होंगे नॉर्मल हो जाएंगे, जब 15 हो जाएंगे तब हम लोग ओल्ड वाला यहाँ पे इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट पड़ा है वो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों LIFO होता है। ठीक है, फिर होता है वेटेड एवरेज मेथड। एवरेज प्राइस पर यूनिट इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है दोस्तों, उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है और फिर एवरेज प्राइस पर यूनिट पता कर लिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग का डिसाइड होता है कि कौन सा हम लोग को मटेरियल है वो निकालना है। फिर रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड होता है। ठीक है, इशूज प्राइज्ड एट प्राइस एट विच दे कुड बी रिप्लेस्ड करेंटली। तो एट उस प्राइस पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पर बेचना है प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे उसको तुरंत दोस्तों रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे हाईफो होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, फिर निफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बहुत सारे दोस्तों एग्जांपल है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट दोस्तों आपको सिंपल मैं यहाँ पे समझा दूँ। कॉस्ट ऑडिट दोस्तों क्या होता है कि जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, फिर दोस्तों जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग हुई है उसका सही से यहाँ पर चेक्स करना कि जो भी अकाउंटिंग की गई है वो सही की गई है कि नहीं की गई है, उनको सही प्रिंसिपल्स फॉलो करके किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये सब दोस्तों मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग की भी यहाँ पे एनालिसिस होती है, उसका यहाँ पे छानबीन होती है, तो उसको दोस्तों कॉस्ट ऑडिट कहते हैं हम लोग। ठीक है,
तो मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्या होते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर जो कॉस्ट रिकॉर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन रहें, ठीक है। तो जो भी रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो किए जाते हैं उनको चेक करना, इसलिए कॉस्ट ऑडिट की जाती है कि भाई वो जो स्टैंडर्ड्स हैं रूल्स हैं फॉलो किए गए कि नहीं किए गए कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। एक्यूरेसी जो कॉस्ट स्टेटमेंट की है वो पता करना, अगर एरर फ्रॉड किया गया है तो वो पता लगाना, और रिसोर्सेज दोस्तों एफिशिएंट मैनर में यूज़ किए जा रहे हैं कि नहीं ये भी करना। दोस्तों कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कॉस्ट ऑडिट के, वो होते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी और फेयरनेस, सेल्स की जो दिखाई गई है वो कि सही है कि नहीं, जो वेस्टेज हो रहा है दोस्तों मटेरियल लेबर में उसको पता करना, और प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स मतलब कि प्रॉपर वैल्यूएशन अगर प्रोडक्ट्स का है वो सही है कि नहीं, तो इसका भी ऑडिट होता है। डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब दोस्तों मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है दोस्तों, यहाँ पर ये इनका फंक्शन होता है। तो एडवांटेजेस दोस्तों मैंने आपको बता ही दिए थे ऊपर ही। अब कितने टाइप के कॉस्ट ऑडिट होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंसी, प्रॉपर्टी, स्टैचुरी, सोशल, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप यहाँ पर दोस्तों पार्शियल इनकम और जो कंप्लीट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपल्सन यहाँ पर वॉलंटरी और मैंडेटरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेप्स प्रोसीजर्स क्या होते हैं दोस्तों कॉस्ट ऑडिट करने में। तो सबसे पहले तो प्लानिंग की जाती है कि ऑडिट दोस्तों हमें सबसे पहले समझना पड़ता है, जिस भी हम लोग कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं तो वो उसका पहले हम लोग को उस इंडस्ट्री का, उस बिजनेस का नेचर समझना पड़ता है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, फिर उस पर दोस्तों हम लोग को उसके इस रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को वेरिफिकेशन करना पड़ता है हम लोग को कि उसमें कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना अंडर यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी के हिसाब से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये सब उसका होता था। फिर जब दोस्तों एवोल्यूशन है उसका कंप्लायंस होता है कि स्टैंडर्ड्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका वो जो बिजनेस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो इसका भी एवोल्यूशन होता है। फिर दोस्तों कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट बना दी जाती है और दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट को सबमिट कर दी जाती है, या दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी मांगती है किसी बिजनेस की रिपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का दोस्तों नाम है यहाँ पर लेबर। तो दोस्तों लेबर के बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टर्म्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर दोस्तों यूनिट 3 है, फिर यूनिट 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे लेबर का पहला टॉपिक है, यूनिट 2 का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका, वो है व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों लेबर कॉस्ट क्या होती है, जो भी दोस्तों एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, जो बिज़नेस में ओनर होता है, ठीक है, बिज़नेस में जो मैनेजर होता है, वो जितना यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो खर्चा करता है इन एम्प्लॉइंग ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करने में, रोजगार देने में जो पैसा खर्च करता है जो एम्प्लॉयर होता है, तो वो दोस्तों जो खर्चा वो होता है उसको कहते हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर सिंपल आप समझ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मतलब लेबर। तो जो भी आपके कंपनी में काम करेंगे लोग तो उनको आपको दोस्तों वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि उनको रोजगार देंगे तब उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, सैलरी देनी पड़ेगी, ईपीएफ देना पड़ेगा, ठीक है, जो सोशल यहाँ पे सिक्योरिटी होती हैं वो देनी पड़ेंगी, साथ ही में आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, बोनस देना पड़ेगा, और यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट भी होती हैं वो भी दोस्तों देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये सारे जो खर्चे हैं वो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो भी लेबर के ऊपर आप लोग खर्चा करते हैं, जो भी वर्कर आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसके ऊपर जो आप लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरी डिफिनेशन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंस क्या होता है लेबर कॉस्ट का यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर है कि ये टोटल कॉस्ट का मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब मेजर कंपोनेंट का दोस्तों क्या मतलब है, मेजर कंपोनेंट का दोस्तों ये मतलब है कि ये जो लेबर होते हैं दोस्तों, ये जो कॉस्ट होती है, जो भी बिजनेस में कॉस्ट लगती है, ये दोस्तों मेजर पार्ट प्ले करते हैं कॉस्ट का। मतलब ये दोस्तों 40 to 50% जो कॉस्ट होती है बिजनेस में वो लेबर की वजह से ही आती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों ये जो लेबर कॉस्ट होती है ये कॉस्ट को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेबर को प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तो ये दोस्तों ये हेल्प करता है हम लोग का एक्सेसिव कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट यहाँ पे बचाने में, साथ ही में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ करता है। अगर हम लोग लेबर लगाते हैं तो दोस्तों जो भी कॉस्ट आती है वो आखिर में हम लोग की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो लेबर है दोस्तों जो भी आपने अपनी कंपनी में लगाया है वो आखिर में दोस्तों आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों ये प्राइसिंग डिसीजन में भी काम आता है लेबर कॉस्ट। अगर हम लोग सही से लेबर कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे
पता करने में भी काम आता है, क्योंकि हम लोग जब भी दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पर अपना लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट में लेबर कॉस्ट भी होती है। अब भाई जब हम लोग लेबर लगाएंगे तो लेबर को वेजेस कैसे देंगे, तो वेजेस देने के लिए हम लोग को जो प्रोडक्ट होगा उसी में उसकी कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग लेबर कॉस्ट यहाँ पे पता करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की भी कॉस्ट यहाँ पर पता चल जाती है, कितना आपका प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर है प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर जो अगर यहाँ पे हम लोग लेबर कॉस्ट यहाँ पे पता करते हैं तो जो आइडल टाइम होता है उसको हम लोग यहाँ घटा सकते हैं, ओवर टाइम यहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाता है और दोस्तों मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम लोग फेयर लेबर कॉस्ट पता करते हैं तो दोस्तों जैसे अगर हम लोग लेबर कॉस्ट जो भी यहाँ पे लेबर वेज लेने वाला है उसकी कॉस्ट अगर हम लोग वेज सही पता करेंगे कितना उसको मिलना चाहिए, तो इससे दोस्तों जो लेबर होगा उसके अंदर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि भाई ठीक है, जो जैसा मैं काम कर रहा हूँ, जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे उतने लेवल की ही मुझे सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों उसके अंदर एक ये भी बढ़ता है मोटिवेशन कि भाई मैं जितना काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे यहाँ पर मेरी सैलरी मिल रही है। तो अगर हम लोग सही लेबर कॉस्ट है पता करते हैं तो एम्प्लॉय का यहाँ पे मोटिवेशन, लेबर या वर्कर का मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं लेबर कॉस्ट के। तो दोस्तों पहले दोस्तों दो में बांटा गया है, एक तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट में। ठीक है, फिर उस पर दोस्तों थर्ड एक और है कि मेजर कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं यहाँ पे लेबर कॉस्ट को, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर्स का। तो दोस्तों जो लेबर कॉस्ट है वो डायरेक्टली दोस्तों लेबर से यहाँ पे कनेक्टेड होती है, जैसे उसका जो भी वेज होगी, जो सैलरी होगी, उसकी दोस्तों बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। दोस्तों जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती प्रोडक्शन में उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब कि जैसे जो हम लोग वेज और सैलरी नहीं दे रहे, मतलब लेबर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लेबर को देखने के लिए कि वर्कर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को यहाँ पर क्या लगाने पड़ते हैं दोस्तों, सुपरवाइज़र लगाने पड़ते हैं, वॉचमैन लगाने पड़ते हैं, स्टोर कीपर्स, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों होती है। ठीक है, फिर वहाँ पे एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे ओवर टाइम, अगर कोई यहाँ पर लेबर ओवर टाइम कर रहा है तो उसको पैसा देना पड़ता है, और अगर कोई मशीन ख़राब जाती है तो मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गए तो उसमें जो वर्कर खाली बैठा है लेकिन पैसा तो दोस्तों उसका भी उसको देना पड़ेगा। इंसेंटिव्स बोनस होते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ को, यहाँ लेबर को मोटिवेट रखा जाए, और यहाँ पे दोस्तों EPF ESI पेंशन्स होती हैं, ये सभी देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये सब यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं लेबर कॉस्ट के। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल टाइम क्या होता है। जैसे मैंने दोस्तों बताया है कि ये दोस्तों जो वर्कर होता है वो टाइम होता है दोस्तों जिसमें वर्कर को पे करना पड़ता है जब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन वर्क नहीं हो रहा होता है, तब भी दोस्तों यहाँ पे हमें लेबर को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों है कि इसका फॉर्मूला आइडल टाइम का यही होगा कि टोटल टाइम माइनस टोटल टाइम है जिसमें दोस्तों वर्कर जिसका वर्कर को यहाँ पैसा मिल रहा है। ठीक है, और जो एक्चुअल टाइम है माइनस एक्चुअल टाइम कि असली में जितना वो काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो टोटल टाइम हो गया कि जितना पैसा मिल रहा है पर माइनस टोटल मतलब कि एक्चुअल टाइम कि असली में कितना काम कर रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों ऐसा भी दोस्तों कॉस्ट होता है आइडल टाइम, क्योंकि लेबर कॉस्ट में आइडल टाइम भी होता है कि ऐसा समय जहाँ पर लेबर ने काम भी नहीं किया है तो उसका भी दोस्तों पैसा होता है। ठीक है, उसका भी पैसा यहाँ पे एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। तो दोस्तों जो टोटल यहाँ पर लेबर कॉस्ट होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि उसमें आइडल टाइम भी यहाँ पे एडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कॉजेज़ क्या होते हैं आइडल टाइम के, देखो एक तो नॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। जैसे लेबर ने स्ट्राइक कर दी, आपके बिजनेस में स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, पावर फेल हो गया, लाइट चली गई। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कॉजेज़ होते हैं। नॉर्मल कॉजेज़ क्या होते हैं, मशीन टूट गई, या दोस्तों इंस्ट्रक्शंस जो भी डिसीजन लेने में बिजनेस में जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं उनको देर हो रही है तो वर्कर्स तब तक खाली बैठे हुए हैं, टी ब्रेक्स हो गए, रेस्ट हो गया, टूल सेटिंग हो गई, इन सब में दोस्तों जो टाइम है वो आइडल टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों होते हैं कंट्रोल मेजर्स। इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आइडल टाइम को, तो हम लोग को प्लानिंग और शेड्यूलिंग करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टाइमली सप्लाई रॉ मटेरियल करना चाहिए, मशीन्स की पहले से हम लोग को मेंटेनेंस करनी चाहिए, और लेबर्स के साथ यहाँ पे अच्छे रिलेशन रखने चाहिए जिससे वो स्ट्राइक ना करें। ठीक है, और उनके ऊपर दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइज भी और उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपका जो आइडल टाइम है वो लेबर्स का कम होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर टाइम क्या होता है। ठीक है, तो ओवर टाइम सिंपल दोस्तों जब एम्प्लॉयर के दोस्तों मान लीजिए जो नॉर्मल वर्किंग टाइम है 9 से 5, सुबह 9 बजे आता है, शाम के 5 बजे चला जाता है। ठीक है,
तो अब उसके बाद भी अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो दोस्तों हम लोग उसको कहते हैं ओवर टाइम। तो क्यों ओवर टाइम करता है, तो यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि देखिए एक तो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई बिजनेस ओनर ने कहा है कि थोड़ा सा आप लोग काम करिए एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आ रही है बाहर से मार्केट से, तो आप लोग को थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो एक ये रीज़न होता है। या दोस्तों यहाँ पे लेबर की संख्या कम होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर काम ज़्यादा है और लेबर कम है तो उनको कहा जाता है भाई ओवर टाइम करो। और आइडल टाइम, जैसे अगर यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें अगर जो लेबर हैं उनको आइडल टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब कि प्रोडक्शन नहीं किया उन्होंने नॉर्मल आवर्स में, तो उनसे कहा जाता है भाई आपको अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मल आवर्स में काम नहीं किया था। और पुअर प्लानिंग ऑफ जॉब्स, तो यहाँ पर दोस्तों जॉब्स की पूरा प्लानिंग होती है और सीजनल, ठीक है, अगर सडन डिमांड में इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे मार्केट से बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगती है अचानक से, तब भी दोस्तों यहाँ पर ओवर टाइम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गए दोस्तों कंट्रोल मेजर्स भी होते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो भी ओवर टाइम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर पहले से लास्ट मिनट के लिए कुछ ना रखें, पहले से प्रॉपर प्लानिंग करके चलें, सफिशिएंट स्टाफ रखें दोस्तों। अगर जिस समय भी पीक डिमांड होती है बिजनेस में तो उस समय दोस्तों सफिशिएंट स्टाफ पहले से रखें। और यहाँ पर अगर कोई स्ट्राइक नहीं चाहिए तो आप लोग मेंटेनेंस पहले से करके रखिए। और ओवर टाइम रिपोर्ट्स दोस्तों, जो भी जितना भी ओवर टाइम कर रहा है उसका दोस्तों अच्छा रिपोर्ट तैयार करिए जिससे ओवर टाइम का मिसयूज़ ना हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। दोस्तों यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव प्लान्स, ठीक है। वेज को कैसे पेमेंट किया जाता है, इंसेंटिव प्लान्स, लेबर टर्नओवर, ये सब दोस्तों हम लोग का यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है वाला टॉपिक। तो वेज पेमेंट होता है कि मेथड कैसे वर्कर को जो उसने लेबर प्रोवाइड किया है अपना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो लेबर दोस्तों मैं यहाँ पे 2 टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ। एक लेबर दोस्तों हम लोगों ने कह दिया कि भाई वर्कर को ही कह दिया लेबर, क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों वर्कर को लेबर भी कह देते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक लेबर होता है जो आप काम करते हैं, ठीक है, आप काम करते हैं वर्क, ठीक है। एक होता है वर्कर, एक होता है वर्क। तो दोस्तों वर्क को भी यहाँ पे लेबर कहा जाता है और वर्कर को भी यहाँ लेबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। आप लोग आगे एमकॉम करेंगे, ठीक है, कोई भी डिग्री करेंगे, आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये बहुत जगह पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉय है काम करता है, जो भी वर्कर काम करता है, तो वो दोस्तों उसका जो पैसा होता है भुगतान कैसे किन मेथड से किया जाए, तो दोस्तों वो होता है वेज पेमेंट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वर्कर ने काम किया है तो उसको वहाँ पर उसका भुगतान करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ठीक है। तो वेज दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग इसको हिंदी में पगार कहते हैं, ठीक है, सैलरी भी कहते हैं दोस्तों वेज को, तो वही दोस्तों हम लोग को होता है वेज पेमेंट। तो यहाँ पर कई तरीके होते हैं दोस्तों वेज पेमेंट के। तो दोस्तों यहाँ पे 2 में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है दोस्तों टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से भी दोस्तों यहाँ पे वेज पेमेंट किया जाता है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे है आउटपुट बेस्ड सिस्टम भी होता है। देखो टाइम के हिसाब से क्या पता चल रहा है, कितने घंटे काम किया है उसके हिसाब से पेमेंट, और आउटपुट मतलब कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से यहाँ पर वेज पेमेंट किया जाता है। आप लोग सरकारी जॉब दोस्तों जानते ही होंगे। अब सरकारी जॉब में सबको पता होगा भाई कि टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है, रोज़ आओ 9 से 5 काम करो घर जाओ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोस्तों सैलरी आ जाती है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 9 से 5 में आप 5 घंटा खाली बैठे रहे या आपने पूरे 9 से 5 लगभग 8 घंटा काम किया हो लगातार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको टाइम 9 से 5 काम करना है, ठीक है, उसके हिसाब से पैसा मिलता है। आउटपुट में क्या होता है, आप चाहें यहाँ पर काम 2 मिनट में ख़त्म कर दीजिए या 3 मिनट में ख़त्म कर दीजिए, जितना आपको यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़, और आपको दोस्तों ये समझनी पड़ेगी कि हम लोग के इंडिया में कैसे यहाँ पर ये सिस्टम है पूरा काम करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। साथ ही में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पीस रेट सिस्टम है, जिसको हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग आउटपुट ही कहेंगे, ठीक है, आउटपुट रेट सिस्टम, ठीक है।
फिर दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक मेथड होता है कि दोनों चीज़ यूज़ की जाती है, टाइम भी और आउटपुट दोनों चीज़ों के लेके यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे चौथे कुछ यहाँ पे मेथड और बताए गए हैं। मेन तो दोस्तों वही 2 मेथड हैं, लेकिन आप ये 3 और 4 दोस्तों ये भी लिख के आइएगा अगर आप क्वेश्चन में आ जाता है कि मेथड क्या होते हैं वेज पेमेंट के। तो प्रीमियम बोनस मेथड भी होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये देखो, देखिए यहाँ पर वेज पेमेंट का तो हो गया। अब यहाँ पे बोनस का दोस्तों यहाँ पे कैसे पेमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एक तो होता है हेल्सी प्लान, एक होता है रोवन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्कर को कैसे यहाँ पर बोनस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बोनस दोस्तों यहाँ पर बोनस क्या होता है, बोनस आपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, अपने वर्कर्स होते हैं, उनको मोटिवेट रखने के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत बोनस जो होते हैं एम्प्लॉयर्स देते रहते हैं, जिससे वर्कर को ऐसा ना लगे कि जो मेरे एम्प्लॉयर हैं मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। और उनको दोस्तों प्रेरित करे काम करने के लिए, और कि हाँ भाई कंपनी मुझे बोनस प्रोवाइड करती है तो मैं कंपनी के लिए और जी जान से काम करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे बोनस के लिए यहाँ पे प्रीमियम बोनस मेथड्स होते हैं, एक तो हेल्सी प्लान, एक रोवन प्लान। तो वर्कर दोस्तों यहाँ पे मिलता है जितना, जैसे अगर 50% दोस्तों टाइम बचाता है, ठीक है, अगर 50% टाइम दोस्तों टाइम सेव करता है तो उसके हिसाब से दोस्तों बोनस मिलता है। एक ये होता है हेल्सी प्लान। और रोवन प्लान क्या होता है दोस्तों, जितना टाइम सेव किया है तो उतने प्रोपोर्शन में यहाँ पर जो बोनस है वो मिलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपके जो वेज पेमेंट के मेथड हैं ये 2 हैं, टाइम है, एक आउटपुट है। और फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड आपका ये कॉम्बिनेशन भी होता है। और बोनस के लिए भी दोस्तों यहाँ पर एक बता दिया गया कि आखिर बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट में दोस्तों जो बोनस होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो वेज पेमेंट में ये सब भी आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग वेरियस इंसेंटिव प्लान्स होते हैं वर्कर्स के, ठीक है। तो जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया है, एक हेल्सी होता है, एक रोवन प्लान होता है। तो दोस्तों 2 तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके होते ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों बोनस के लिए या इंसेंटिव जो भी मैंने आपको बताया दिए जाते हैं, तो उसके दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर प्लान्स होते हैं। तो रोवन हेल्सी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, अब टेलर दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 रेट्स ऑफ वेजेस होते हैं, एक तो हायर रेट फॉर वर्कर्स अचीविंग और एक्सेडिंग स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब कि कुछ होते हैं दोस्तों जिन वर्कर जो यहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उम्मीद से ज़्यादा काम करते हैं, तो एक तो उनके लिए दोस्तों बोनस होता है, और एक जो उससे कम काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 2 वर्कर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, और उनको आउटपुट के हिसाब से जो ज़्यादा करते हैं काम और जो एक्सपेक्टेशन से कम करते हैं उसके हिसाब से बांटा जाता है, जो भी यहाँ पे इंसेंटिव बोनस होता है। दोस्तों फोर्थ होता है यहाँ पे मेरिक। तो मेरिक दोस्तों यहाँ पे 3 स्लैब्स होती हैं, यहाँ पे टेलर में 2 होती हैं और मेरिक में 3 होती हैं। एक होता है जो बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं, एक होते हैं दोस्तों एवरेज स्टैंडर्ड काम करते हैं, और एक होते हैं हाई एवरेज काम करते हैं। तो सबको उसके हिसाब से यहाँ से बोनस मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ पे होता है बिडॉक्स प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बोनस है वहाँ पे पॉइंट में डिवाइड कर दिया जाता है, कि जैसे अगर आपने 15 मिनट तो 15 पॉइंट दे दिए, ठीक है। अगर आपने 60 मिनट मतलब कि काम सेव किया है और काम ज़्यादा किया है, ठीक है, जैसे कम टाइम में ज़्यादा काम आपने किया है, तो जितना आपने टाइम होगा दोस्तों उसको उसमें पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे और उसी हिसाब दोस्तों बोनस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम डिवाइड हो जाता है बिडॉक्स प्लान में। तो दोस्तों ये तो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स होते हैं, मतलब कि एक इंडिविजुअल वर्कर्स के लिए होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रुप इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, जो टीम वर्क में काम करते हैं। तो प्रॉफिट्स यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग होती है टीम में, को पार्टनरशिप्स होती हैं दोस्तों, यहाँ पर शेयर दिया जाता है बिजनेस में, और गेन शेयरिंग प्लान्स होते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्लान्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप और गेन शेयरिंग। तो दोस्तों आप लोग ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का, जो कि हमने बताया था लेवल टर्नओवर। दोस्तों लेवल टर्नओवर क्या होता है, यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों जो बिजनेस को लीव कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज़ फिर बिजनेस में आ रहे हैं। तो दोस्तों जो परसेंटेज होता है वो होता है दोस्तों कि लेवल टर्नओवर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका लेवल टर्नओवर होता है। अब लेवल टर्नओवर के क्या कॉजेज़ होते हैं दोस्तों, पर्सनल कॉजेज़। तो दोस्तों बहुत से जो क्यों छोड़ते हैं, मतलब यहाँ बताया गया जो यहाँ पर लेबर होते हैं वो क्यों कंपनी ज्वाइन करते हैं, क्यों छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पे क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मैरिज होती है, या उनका दोस्तों एड्रेस चेंज हो गया होता है बहुत से। और दोस्तों ज्वाइन क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़, मतलब छोड़ते क्यों हैं यहाँ पे, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और भी अवेलेबल होती हैं, या जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है।
ऑर्गेनाइजेशनल कॉसेस दोस्तों क्या होते हैं, कम यहाँ पे वेज मिल रहे होते हैं, करियर ग्रोथ रुक गई होती है, पूरा सुपरविजन होता है, अनफेयर वेज पेमेंट सिस्टम होता है। और कॉजेज दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, ये होता है सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है, नेचर सीजनल है तो यहाँ पर पूरे साल यहाँ पे काम नहीं मिलता है। लोकेशन जो वर्क प्लेस की है वो काफ़ी दूर है वर्कर के होम से। और इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हैं, इकोनॉमिक यहाँ पर या इंडस्ट्री में दोस्तों इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों लेवल टर्नओवर का क्या होता है, ठीक है, तो लेवल टर्नओवर का दोस्तों इम्पैक्ट क्या होता है, अगर मॉडरेट टर्नओवर होगा तो दोस्तों ये फ्रेश टैलेंट भी आता रहता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग छोड़ते हैं फिर नए लोग आते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज मॉडरेट है मतलब कि जो बिज़नेस है वो बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए। अगर हाई टर्नओवर है, अगर दोस्तों यहाँ पे लोग जो हैं जो लोग हैं दोस्तों ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा छोड़ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि जो नए लोग आएंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट में काम करना पड़ेगा, वर्क में डिस्क्रप्शन होगा, स्किल्ड लेबर ज़्यादा जा सकता है, अनस्किल्ड ज़्यादा आ सकता है, और प्रोडक्टिविटी फॉल होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मॉडरेट टर्नओवर बेस्ट होता है। हाई टर्नओवर या लो टर्नओवर दोस्तों यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। अब लेवल टर्नओवर को यहाँ पे कैसे मेज़र करें दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला मेथड होता है सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लेवल टर्नओवर में सिर्फ हम लोग उनको कंसिडर करें जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा होता है रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ पे जितने सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनका सिर्फ वहीं उनके नंबर कंसीडर किया जाए। फिर दोस्तों होता है फ्लक्स मेथड कि यहाँ पे दोनों चीज़ें कंसीडर करी जाएँ, ठीक है। और फिर दोस्तों होता है एवरेज मेथड। तो एवरेज यहाँ पे सेपरेशन और रिप्लेसमेंट का कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूले दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेवल टर्नओवर को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की हायरिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब थ्रू साइंटिफिक रिक्रूटमेंट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ अर्ली एग्जिट। मतलब बताया गया है कि ऐसे लोगों को ही नौकरी दो जो भाई यहाँ पे मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट सुटेबल हो, मतलब कि उनका घर भी पास में हो और वो मतलब कि कतई बिल्कुल दोस्तों बिज़नेस के लिए सूटेबल लोग हों, उन्हीं लोगों को यहाँ पर जॉब दी जाए जिससे वो जो उनका छोड़ने का जो प्लान है जल्दी छोड़ने का प्लान ना बन पाए, उनको सही वहाँ पे पैसा प्रोवाइड किया जाए, वर्किंग कंडीशन को बेटर किया जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़्यादा की जाए, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे यहाँ पर प्रमोशंस, करियर एडवांसमेंट, ये सब की दोस्तों यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नए एम्प्लॉयज़ को दी जाए, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस रखने चाहिए, वेलफेयर मेजर जैसे कैंटीन, मेडिकल केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ऐसी दोस्तों फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे दोस्तों लेवल टर्नओवर है वो कम होगा, ठीक है, कम लोग छोड़ेंगे, कम लोग आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड दोस्तों सिंपल आप लोग समझ सकते हैं, जो एडिशनल कॉस्ट होती है जो भी दोस्तों प्रोडक्शन से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेबर की कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं, ये दोस्तों अदर कॉस्ट होती हैं, जैसे बिजली का खर्चा हो गया, ठीक है, मशीन का खर्चा हो गया, मशीन इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं, रेंट हो गया फैक्ट्री का, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो कॉस्ट होती हैं वो ओवरहेड कॉस्ट होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कलेक्शंस के मेथड्स होते हैं, एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हर ओवरहेड एक्सपेंस को एक ऑर्डर नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो एक मेथड ये होता है ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करने का, एक होता है एक्सपेंस एनालिसिस शीट बनाने का कि दोस्तों फाइनेंशियल बुक में जो भी दोस्तों एक्सपेंसेस हैं ये वाले इनको कलेक्ट कर लिया जाए इनटू कॉस्ट शीट्स में। और वाउचर्स और जॉब कार्ड्स दोस्तों यूज़ किए जाए कि ओवरहेड जैसे कॉस्ट हैं जैसे मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर, उनको दोस्तों वाउचर और उनको रिकॉर्ड किया जाए कंट्रोल अकाउंट में, सब्सिडरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। उनके लिए सेपरेट रजिस्टर्स जो पावर यूसेज है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, जो भी ओवरहेड कॉस्ट है उनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर तैयार किया जाए। तो दोस्तों ये मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए आपके ओवरहेड कॉस्ट को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन दोस्तों ओवरहेड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो भी दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा है उनके फंक्शन के हिसाब से जो कॉस्टें आती हैं, जैसे प्रोडक्शन में जैसे जैसे जो फैक्ट्री का रेंट हो गया, जो भी प्रोडक्शन में दोस्तों इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, जैसे मशीन्स की दोस्तों कॉस्ट होती है, ठीक है, और जो भी वहाँ फैक्ट्री चलाने के कॉस्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉस्ट आती है जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, क्लर्क की सैलरी, टेलीफोन का चार्ज। और फिर दोस्तों थर्ड यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में जो कॉस्ट आती है, पैकेजिंग में, सेल्समैन कमीशन। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो हम लोग जब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है जो कस्टमर घर में ट्रांसफ़र करते हैं तो पैकेजिंग कॉस्ट आती है, सेल्समैन की कॉस्ट आती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आती है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से यहाँ पर ओवरहेड्स को बांट दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, इंडायरेक्ट
मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट, लेबर से रिलेटेड कॉस्ट, या जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर बांट दिया जाता है जो आपके ओवरहेड्स होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी होती है, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। जो भी दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग, जैसे यहाँ पे जो ओवरहेड्स होते हैं जो यहाँ पर देने ही देने हैं, फिक्स होते हैं, तो उनको दोस्तों यहाँ पे अलग बांट दिया गया। जो बार बार बदलते रहते हैं, हर महीने बदलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, फ्यूल का पैसा, ये दोस्तों हर महीने बदलता है, ठीक है, डिमांड के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। अब रेंट होता है दोस्तों, वो तो हर महीने कांस्टेंट ही होता है। इंश्योरेंस भी हर महीने कांस्टेंट, सैलरी भी दोस्तों कांस्टेंट होती है, तो उनको फिक्स्ड में रख दिया। जो चेंज होते हैं उनको वेरिएबल रखता है, जो चेंज होते भी हैं और कभी कभार नहीं भी होते हैं उनको सेमी वेरिएबल में रख दिया। फोर्थ दोस्तों यहाँ पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। जो कंट्रोलेबल दोस्तों ओवरहेड्स होते हैं, जो कंट्रोल किया जा सकता है, जो अनकंट्रोलेबल हैं उनको, जैसे जिनको हम लोग यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट ख़त्म कर ही नहीं सकते, रहेंगी ही रहेंगी। जैसे फैक्ट्री रेंट तो देना ही देना है, टैक्सेशन भी देना है, इंश्योरेंस भी देना है, लेकिन कुछ कंट्रोलेबल होती है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, ओवर टाइम कॉस्ट होती है, ये सब हम लोग कंट्रोल इनको और रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन अपॉर्टियनमेंट और एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। दोस्तों इनके अलग डेफिनेशंस हैं। तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो किसी एक कॉस्ट डिपार्टमेंट को दोस्तों यहाँ पर उससे चार्ज की जाती है, ठीक है। और अपॉर्टियनमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है, इसमें दोस्तों डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हैं, उनको डिफरेंट यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और यहाँ पे दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, इसमें दोस्तों चार्जिंग की जाती है ओवरहेड की, जितनी भी कॉस्ट यूनिट्स होती हैं उनको एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से यहाँ पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जैसे ओवरहेड रेट कॉस्ट ₹50 है पर मशीन आवर की, और जॉब्स की यहाँ पे जॉब वही काम करने के 10 मशीन आवर्स लेता है किसी की जॉब, तो ओवरहेड कॉस्ट दोस्तों उसकी ₹500 होगी, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे समरी बताई गई है कि एलोकेशन में होल कॉस्ट एक कॉस्ट सेंटर से ली जाती है, अप्रोप्रिएटमेंट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन कॉस्ट, जो कॉमन कॉस्ट होती है बहुत सारे कॉस्ट सेंटर को दे दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। एब्जॉर्प्शन में ओवरहेड जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, पर प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके यहाँ पर बांट दी जाती है हर प्रोडक्ट को, फिर उसके हिसाब से कंट्रोल की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड क्या होता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों यहाँ पर जो ओवरहेड होते हैं वो 2 स्टेजेस में कैलकुलेट किए जाते हैं। एक तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब दोस्तों आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो सारे डिपार्टमेंट को उनके हिसाब से दे दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दोस्तों सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैरी कॉस्ट यूनिट, बिकॉज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की दोस्तों जो कॉस्ट है वो सर्विस डिपार्टमेंट ही समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेथड भी है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड होता है, स्टेप डाउन मेथड होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, रेसिप्रोकल मेथड होता है। ये दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है यहाँ पर मशीन आवर रेट क्या होता है। तो मशीन आवर रेट होता है दोस्तों ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि स्टेप्स क्या होते हैं मशीन आवर रेट होता है उसको कैलकुलेट करने में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एलोकेट किया जाता है ओवरहेड टू अ पार्टिकुलर मशीन, मतलब कि कितना कॉस्ट दोस्तों है एक पार्टिकुलर मशीन को लग रहा है, ठीक है। फिर उसका दोस्तों कैलकुलेट की जाता है इफेक्टिव वर्किंग ऑफ अ मशीन, जो एक साल में मशीन कितना घंटे काम करती है, फिर ये कैलकुलेट किया जाता है। फिर दोस्तों जितना भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट आता है उसको जितना भी इफेक्टिव आवर्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मशीन आवर रेट निकल आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 3, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। तो इसका दोस्तों यहाँ पहला टॉपिक है यूनिट 3 का कि कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग और प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो इसके अंदर हम लोग ये वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। सो यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग ऑल्सो नोन एज सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। इसको दोस्तों सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग दोनों कहा जाता है। और ये उन इंडस्ट्रीज़ में दोस्तों यूज़ किया जाता है वे जहाँ पर
होमोजीनियस प्रोडक्ट्स दोस्तों यहाँ पर बनते हैं, या हम लोग कह सकते हैं सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें एक ही प्रोडक्ट को, जिसमें सब कुछ क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ सेम होती है, एक जैसा प्रोडक्ट होता है, आइडेंटिकल होता है नेचर का, और यहाँ पर वो बार बार प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों उसमें हम लोग यहाँ पर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं कॉस्ट पता करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सीमेंट इंडस्ट्री में ब्रिक, जहाँ पे हम ईंटें बनती हैं, जहाँ पे शुगर, स्टील, पेपर, केमिकल्स, माइनिंग्स, power generation. So these are some of the industries where unit output costing is used. यहाँ पर हम लोग देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के। फर्स्ट इज एट सिंगल प्रोडक्ट होता है, मैंने जैसा कहा कि सेम टाइप का प्रोडक्ट होता है तो सिंगल प्रोडक्ट होता है, कंटिन्यूसली दोस्तों प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म कॉस्ट उनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक पर्टिकुलर यूनिट कोई भी प्रोडक्ट है जिसको कॉस्ट बनाने की 10 रुपये आ रही है, देन ऑल द अदर प्रोडक्ट्स दे आर ऑल्सो ऑफ द कॉस्ट ₹10, ठीक है। तो सारे दोस्तों अदर आउटपुट होंगे वो भी 10 रुपये के ही होंगे, ठीक है। सिंपल कॉस्ट से जो कॉस्ट शीट होती है वो यहाँ पर सिंपल होती है, ठीक है। और जो भी एक्यूमुलेट इसमें दोस्तों जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी उसमें एक्यूमुलेट की जाती है। तो दीज आर सम फीचर्स एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, ठीक है। सो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कि व्हाई वी नीड यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, ठीक है, क्यों नीड होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग का सबसे पहले तो ये है कि हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाती है, क्योंकि सारे यहाँ पर यूनिट सेम हैं, तो सबकी दोस्तों एक की भी यूनिट पता कर लेंगे, देन वी गेट टू नो ईच एंड ऑल काइंड ऑफ आउटपुट विच वी आर प्रोड्यूसिंग। तो सबकी हम लोग को दोस्तों पता चल जाएगी अगर एक ही पता कर लेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोस्तों हम लोग फिक्स कर सकते हैं अगर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग से हम लोग पता करते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस। कॉस्ट हम लोग दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि जब कॉस्ट पता चलेगी तभी हम लोग पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हम लोग को पर्टिकुलर आउटपुट पे चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, ठीक है, कि कितना प्राइस कोट करें, कितना टेंडर प्राइस करें, कितना एक्सपेंशन जरूरी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें दोस्तों पता हो जाती हैं। कॉस्ट शीट क्या होती है दोस्तों, कॉस्ट शीट होती है दोस्तों ये स्टेटमेंट होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट और पर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जहाँ पे दोस्तों हम लोग एक जो है प्रेजेंट करते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर इतने कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट के, एक तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो भी प्राइम कॉस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट जो लेबर कॉस्ट होती है, जो हम ऊपर पड़ के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट होती हैं, वो सब प्राइम कॉस्ट के अंदर आता है। फैक्ट्री कॉस्ट में दोस्तों फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी कॉस्ट होती हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट जो भी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री से अदर रिलेटेड कॉस्ट जो भी होती हैं, साथ ही में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होती हैं, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और सेल्स की कॉस्ट होती हैं, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट शीट का एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये तो जो कॉस्ट है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके उनका डिटेल यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उनका सब प्रोवाइड करती है कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट से हम लोग पता कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पीरियड्स की डिफरेंट टाइम्स की कॉस्ट पता कर सकते हैं, और ये दोस्तों एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने में काम आता है, और ये सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में भी काम आता है। यहाँ पे कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, और सेलिंग ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। इतनी सब चीज़ें दोस्तों कैलकुलेट करके हम लोग फिर प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और हम लोग फिर दोस्तों कॉस्ट शीट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ कॉस्ट शीट प्रोड्यूस की जाती है। डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है, डायरेक्ट लेबर का यहाँ पे ऐसे करके दोस्तों पार्टिकुलर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा सकते हैं अगर आपके में क्वेश्चन आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट शीट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग दोस्तों ये प्राइसिंग डिसाइड करने में, बजट कंट्रोल करने में, प्रॉफिट प्लान करने में, ठीक है, प्राइस पता करने में पर आउटपुट का, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम आता है। ये दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेंडर प्राइस क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप लोग मतलब कोई एक कंपनी हो, ठीक है, आप एक कंपनी हो और बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आपको दोस्तों कोई मटेरियल ख़रीदना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे कि एक टेंडर रख दोगे कि भाई मुझे 500
कोई 500 कोई कंपोनेंट चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है, किसी भी चीज़ का 500 कंपोनेंट चाहिए। अब दोस्तों जितने भी सप्लायर होंगे वो टेंडर भरेंगे, ठीक है, वो टेंडर भरेंगे और अपना जो भी दोस्तों कॉस्ट है वो आपको भेजेंगे कि भाई मैं इतने कॉस्ट में आपके जो 500 आपने जो पीस मांगे, कंपोनेंट मांगे, वो मैं दे दूंगा। अब जो कंपनी होगी वो डिसाइड करेगी मुझे किस सप्लायर से यहाँ पर वो कंपोनेंट्स बनवाने हैं या खरीदने हैं। तो अब वो कैसे डिसाइड होगा, वो दोस्तों पहले देखेगी कि भाई कौन सबसे कम पैसे में दे रहा है, कौन सबसे बेटर क्वालिटी का दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ों पे जो भी पैरामीटर्स होंगे उनको समझ कर दोस्तों वो कोई एक सप्लायर तय करेगी। तो दोस्तों इसको कहते हैं टेंडरिंग प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना टेंडर भेजते हैं, फिर कंपनी डिसाइड करती है किससे यहाँ पर उनको कोई चीज़ करवानी है, ठीक है। तो उस और दोस्तों जो प्राइस होता है जो भी सप्लायर्स भेजते हैं जो भी प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं टेंडर प्राइस। तो यहीं दोस्तों लिखा हुआ है प्राइस कोटेड, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी दोस्तों बिड करते हैं, टेंडर करते हैं, वो जो प्राइस देते हैं उसको दोस्तों टेंडर प्राइस कहते हैं, ठीक है। जो भी टेंडर डालते हैं उसका टेंडर प्राइस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेप्स क्या क्या होते हैं टेंडर प्राइस में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर टेंडर प्राइस जो तय की जाती है, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पर काम देखा जाता है कि जो भी सप्लायर के पास काम आया है, ठीक है, जो भी यहाँ कंपनी बता रही है कि भाई क्या करना है, पहले वो समझो कि भाई क्या काम है, ठीक है, कितना पैसा लगेगा, पहले समझो कि काम कैसा होता है, उसकी बारीकियों को समझो, स्पेसिफिकेशन को समझो। फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो, ठीक है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो कि कितना पिछली बार कितना पैसा लगा था, कितना चेंजेस आ सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सारे कॉस्ट कैलकुलेट करो। फिर एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है। फिर उसके बाद आप मार्केट प्राइस अगर कोई महंगाई बढ़ी तो उसके हिसाब से अपना कॉस्ट को बदलो। फिर ओवरहेड जितने भी हैं उनको भी कैलकुलेट करो, कितना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर लेना है वो कैलकुलेट करो। और फिर उसके बाद दोस्तों जो फाइनल कोटेशन है वो टेंडर प्राइस है, टेंडर जब डालिए तो टेंडर प्राइस वो वाला कोट कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपके स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों मैंने जो आपको अभी बताए स्टेप्स, जैसे कौन कौन से यहाँ पे की फैक्टर्स होते हैं जो टेंडर प्राइस को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कॉस्ट, जितना भी मटेरियल कितना कॉस्ट लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, ओवर कॉस्ट, तो ये सब जब आप कैलकुलेट करते हैं थ्रू कॉस्ट आउटपुट मेथड या जो भी दोस्तों कॉस्ट अकाउंट्स होता है, आप लोग जो भी यहाँ पे तरीका लेते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहले तो दोस्तों वो चीज़ होती है वो अफेक्ट करती है यहाँ पर टेंडर प्राइस को। मार्केट में कॉम्पिटिशन कितना है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ वो। फिर उसके बाद पास्ट कॉस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई पुराना रिकॉर्ड है उसको भी आप लोग जो होते हैं वो भी देखते हैं, तो वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है टेंडर प्राइस को। प्रॉफिट भी अफेक्ट करता है, इकोनॉमिक कंडीशन, महंगाई, करेंसी में कुछ यहाँ बढ़ाव चढ़ाव हो रहा है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। हर चीज़ दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर टेंडर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं और अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट दोस्तों क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर देखिए एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, एक होता है दोस्तों कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंट होता है वो भी जो इंटरनल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, जो भी इंटरनल कॉस्ट होती है बिजनेस की, वो कैलकुलेट करती है। फाइनेंशियल अकाउंट होता है दोस्तों वो कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब दोस्तों यहाँ पे दर्शाता है। फाइनेंशियल कॉस्ट होता है दोस्तों इसमें टैक्सेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी इसमें किए जाते हैं। लेकिन कॉस्ट दोस्तों ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करता है। दोस्तों कॉस्ट निकालने के अलग तरीके होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अलग तरीके होते हैं फाइंड करने के। तो दोस्तों ये यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है जो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस जो होता है कॉस्ट अकाउंट में और प्रॉफिट जो फाइनल अकाउंट में दिखाई जाती है। जो प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट में होता है, जो प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, उसमें डिफरेंस होता है, वो दोस्तों यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो दर्शाता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस दोस्तों क्यों आते हैं कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में, ठीक है। एक तो दोस्तों जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट होता है वो प्योरली जो फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं वो दिखाता है, जैसे कि कितना इंटरेस्ट दिया, कितना डोनेशन, फाइन्स, कितना डेप्ट है, कितना इनकम टैक्स भरा। लेकिन दोस्तों जो ये सब चीज़ें हैं ये सब कॉस्ट अकाउंट में यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। और प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करना भी यहाँ पे अलग अलग होता है। स्टॉक वैल्यूएशन भी जो कॉस्ट अकाउंट है वो कॉस्ट प्राइस जो होता है यूज़ कर सकता है, ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन में। और फाइनेंशियल अकाउंट है वो मार्केट वैल्यू यूज़ करता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं दोनों फाइंड करने पे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिविडेंड्स हैं, रिजर्व हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन दोनों में अलग अलग होता है। डेप्रिसिएशन दोस्तों बेसिस अलग अलग होते हैं, ठीक है। गेन एंड लॉस दोस्तों दोनों अकाउंट में अलग अलग यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो ये दोस्तों इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। स्टेप्स दोस्तों क्या होते हैं, पहले दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में
प्रॉफिट देखे जाते हैं फिर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ऐड आइटम्स, ठीक है, शोन ओनली इन जो फिर दोस्तों उसके बाद वो आइटम जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए गए हैं वो यहाँ पर दोस्तों दिखाए जाते हैं। और दोस्तों डिडक्ट आइटम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, इनकम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट बट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट दोनों का निकाला जाता है, कॉस्ट अकाउंट में कितना है, फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग लिखा जाता है। इसका कॉस्ट लिख दिया, इधर फाइनेंशियल लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसे आइटम लिखे जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के, ठीक है, जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाए गए हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंट से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों वो अकाउंट जो है वो जो आइटम्स हैं वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट से, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों उनको एडजस्ट, फिर उसके बाद दोस्तों जो ओवरहेड कॉस्ट होती है उनको उसमें एडजस्ट किया जाता है। फिर दोस्तों स्टॉक वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एबनॉर्मल आइटम्स को दोस्तों जो डिफरेंस होता है कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में उनको एडजस्ट किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे जो नया प्रॉफिट लॉस निकल के आता है फिर वो दोस्तों फिर उसको हम लोग नया देखते हैं। तो ये सब दोस्तों स्टेप होते हैं यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन स्टेप को, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग की यूनिट है यूनिट 4 प्रोसेस एंड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग के यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो कॉस्ट है वो प्रोसेस के हिसाब से लगाते हैं, जिसमें दोस्तों जैसे कोई एक प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो मल्टीपल प्रोसेसेस से जा रहा है। जैसे एक फर्स्ट प्रोसेस हो गई, फिर सेकंड प्रोसेस में जाएगा, फिर थर्ड प्रोसेस में जाएगा। तो दोस्तों जब ऐसा कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा होता है इस टाइप का, तो यहाँ पर जो भी दोस्तों प्रोसेस की स्टेजेस होती हैं, हर प्रोसेस की स्टेज का अलग कॉस्ट अकाउंट होता है, ठीक है, अलग कॉस्टिंग होती है, ठीक है। तो हर प्रोसेस की अपनी अलग कॉस्टिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेयर प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोडक्शन पास थ्रू सेवरल स्टेजेस और प्रोसेसेस, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन। तो हर एक प्रोसेस को सेपरेट कॉस्ट सेंटर यहाँ पर ट्रीट किया जाता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो हर प्रोसेस की यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इसमें दोस्तों डिटरमाइन की जाती है बाय, यहाँ पे दोस्तों एवरेज कॉस्ट जो पर यूनिट है फाइंड की जाती है, पर यूनिट कॉस्ट पता की जाती है बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोसेस कॉस्ट। पहले तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट पता की जाती है, फिर उसको दोस्तों डिवाइड कर दिया जाता है जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है प्रोसेस कॉस्टिंग और ये फॉर्मूला होता है। आखिर में दोस्तों आपको फाइंड करना क्या होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना होता है, ठीक है। दोस्तों कुछ फीचर्स होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। पहला तो ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। सेकंड, इसमें दोस्तों प्रोडक्ट जो प्रोसेस होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनस होते हैं और इसमें दोस्तों हर प्रोसेस की अलग कॉस्टिंग की जाती है। इसमें एवरेज कॉस्टिंग, कॉस्ट पर यूनिट दोस्तों निकाली जाती है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। और ये दोस्तों जहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होता है वहाँ के लिए दोस्तों ये सुटेबल होता है प्रोसेस कॉस्टिंग करना। और ट्रांसफ़र ऑफ कॉस्ट, जो भी दोस्तों कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट है एक प्रोसेस में की जाती है वो कॉस्ट दोस्तों दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दी जाती है अनटिल फाइनल स्टेज इज रीच्ड। मतलब मान लीजिए पहला जो प्रोसेस था, जो फर्स्ट स्टेज था प्रोसेस का, उसकी कॉस्ट फाइंड की, फिर सेकंड प्रोसेस की फाइंड की गई, फिर थर्ड की गई, ठीक है। तो दोस्तों जो फर्स्ट की कॉस्ट थी वो सेकंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, फिर दोनों फिर सेकंड की दोस्तों टोटल कॉस्ट है वो थर्ड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आखिर में दोस्तों जो कॉस्ट निकल के आएगी उसको दोस्तों डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो गया इसका प्रोसेस कॉस्ट और साथ ही में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, साथ ही में क्या यहाँ पर इसके फीचर्स होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस अकाउंट कैसे यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर पढ़ के आए थे कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लोग पढ़ेंगे प्रोसेस अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो एक डेबिट साइड होती है जहाँ पे दोस्तों कॉस्ट आती है, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पर जो डेबिट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट रॉ मटेरियल की, लेबर कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड होते हैं और दोस्तों प्रीवियस प्रोसेस की अगर कोई कॉस्ट है तो वो भी यहाँ पर इसमें लिखी जाती है। क्रेडिट साइड में दोस्तों जहाँ पर जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट की दोस्तों जो साइड होती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट जो दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया गया वो दोस्तों यहाँ पे सारी कॉस्ट होती हैं। कोई वेस्टेज हुआ है तो वो भी यहाँ पर होती हैं और एबनॉर्मल वेस्टेज है तो ये सब दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट साइड में आती हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है प्रोसेस अकाउंट का, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया, आप ये बना भी सकते हैं आप अपने एग्जाम में,
ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। और फिर दोस्तों आपका जो कॉस्ट जो प्रोसेस अकाउंट है इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। दोस्तों व्हाट इज़ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस अकाउंटिंग, और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो इन प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें कुछ लॉस और वेस्टेज होता है मटेरियल का, ठीक है, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होता ही होता है। तो दोस्तों जो वेस्टेज है जो हुआ है दोस्तों उसको हम लोग नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वेस्टेज दोस्तों यहाँ बताया गया है और एबनॉर्मल बताया गया है वो क्या होता है। तो दोनों दोस्तों दो टाइप के होते हैं यहाँ वेस्टेज, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो जो वेस्टेज होता है दोस्तों उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता है, अनअवॉइडेबल होता है। तो नॉर्मल वेस्टेज दोस्तों क्या होते हैं, जो अनअवॉइडेबल लॉस होते हैं या जो एक्सपेक्टेड होते हैं। किस लिए, क्योंकि या तो कुछ एवापोरेशन हो गया, ठीक है, श्रिंक हो गया, स्पॉइलेज फैल गया, कुछ भी दोस्तों ऐसी कोई चीज़ है जो चीज़ फैल जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज़ को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सूख जाती हैं, कोई चीज़ का दोस्तों यहाँ पर वो गिर गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों नॉर्मल वेस्टेज के अंदर आती हैं और ये अनकंट्रोलेबल होती हैं, ठीक है। और ये दोस्तों इनको प्रोडक्शन का पार्ट ही कंसीडर किया जाता है। इनका दोस्तों ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर दोस्तों उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो उसको दोस्तों यहाँ पर क्रेडिटेड में दिखाया जाएगा, ठीक है। क्रेडिट वाली जो साइड होती है आपके जो प्रोसेस अकाउंट की उसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होते हैं दोस्तों, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं और इनको अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है, अवॉइडेबल थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इनको ये कंट्रोलेबल भी होते हैं और ये दोस्तों नॉर्मल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होता है दोस्तों, इनकी जो तो कॉस्ट है दोस्तों एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में रखी जाती है और इनकी अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उसको क्रेडिट साइड पे रखा जाता है, ठीक है। और फिर दोस्तों जो नेट लॉस होता है टोटल वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया, ठीक है। हाउ आर जॉइंट प्रोडक्ट्स ट्रीटेड अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। दोस्तों जॉइंट प्रोडक्ट्स पहले बताएं क्या होता है, फिर उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। दोस्तों जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो 2 और मोर प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस। मतलब कि जैसे दो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट हैं जो जिनका सेम उन पे सेम रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा है और वो सेम प्रोसेस से होके भी जा रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों प्रोडक्ट को एक साथ रखा जाता है जिनको हम लोग कह देते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनको साथ में प्रोड्यूस किया जाता है। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है इन प्रोडक्ट्स का, उनकी दोस्तों यहाँ पर प्री सेपरेशन पहले यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट निकाली जाती है और फिर उस पर दोस्तों इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों उनको ट्रीट किया जाता है आपके प्रोसेस अकाउंट्स में। और फिर दोस्तों यहाँ पर कैसे फाइंड करने कैसे मेथड होते हैं, एक तो फिजिकल यूनिट मेथड होता है, फिर एक सेल्स वैल्यू होता है, एक एनआरवी मेथड होता है और लास्ट दोस्तों यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मेथड होता है। तो दोस्तों आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो लेस इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी होती है और दोस्तों वो ऑब्टेंड होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कोई प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट हैं, मतलब कि वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में फिर दोस्तों जो लास्ट में जो भी मटेरियल बच जाता है, पूरा प्रोडक्ट जब हो जाता है तो जो लास्ट में मटेरियल बच जाता है वो उनको दोस्तों यहाँ पे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट के ही दोस्तों बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जो मोलासेस होता है दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री जब शुगर प्रोड्यूस होती है तो उसका बाई प्रोडक्ट दोस्तों मोलासेस होता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों इनकी लो सेल वैल्यू होती है, ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट से इनकी जो वैल्यू होती है वो लेस होती है, इसीलिए उनको बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। और दोस्तों इनको फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो प्रोडक्शन कोई भी कंपनी करती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव इनका नहीं होता बल्कि ये अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब दोस्तों इनको ट्रीटमेंट कैसे इनका होता है कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट्स में, अगर दोस्तों बाई प्रोडक्ट जो भी बाई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, तो दोस्तों उसको अदर इनकम में रखा जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो दोस्तों उसको यहाँ पर उसके लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके हिसाब से दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी उसकी देखी जाएगी। और अगर दोस्तों जो बाई प्रोडक्ट है उसको इंटरनली यूज़ कर दिया तो दोस्तों उसकी वैल्यू दोस्तों है वो क्रेडिट साइड पर रखी जाएगी इन प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। और जो जब दोस्तों डिपार्टमेंट उसको कंज्यूम करेगा तो उसको वहाँ पर डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोस्तों हम लोग का यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, और जॉब कॉस्टिंग से कैसे अलग होती है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच होती है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज़ की जाती है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और डैम्स में, ठीक है। तो ऐसी कॉस्टिंग दोस्तों जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होते हैं, उन वाले दोस्तों जो वर्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है ज़्यादातर दोस्तों जो लार्ज साइट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। इनका दोस्तों सेपरेट कॉस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रीट इनको किया जाता है, और इनकी दोस्तों जो भी रिलेटेड कॉस्ट होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट में एकोमोडेट किया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स होते हैं, साइट बेस्ड वर्क्स होते हैं, इनका डायरेक्ट एकोमोडेशन होता है दोस्तों, इंटरिम पेमेंट, और ये इनके फीचर्स होते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक ऐसे पर यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों दोस्तों करी जाती हैं, और जो भी दोस्तों डेबिट साइड में यहाँ पर जो मटेरियल है जो साइट पे यूज़ हो रहा है, जो लेबर कॉस्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं दोस्तों, मशीनरी की डिप्रिसिएशन, ओवरहेड, सारी डेबिट साइड में रखी जाती है। क्रेडिट साइड में जो वर्क दोस्तों इंजीनियर ने किया है, जो वन अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, जो मटेरियल की वैल्यू है दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो, और प्लांट की दोस्तों जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट साइड पर रखा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हाउ प्रॉफिट डिटरमाइंड ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब यहाँ पे पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्राइस हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को यहाँ पे देखा जाता है कि कितना कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में हुआ था, फिर कितनी कॉस्ट यहाँ पे आई है कॉन्ट्रैक्ट की, फिर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और जो कॉस्ट आई है, फिर उसमें से दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कॉस्ट निकाली जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोस्तों की कॉस्ट ज़्यादा है और कॉस्ट जो आई है वो कम है तो कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट मिलता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम है और कॉस्ट ज़्यादा आई है तो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस होता है, ठीक है। सिंपल दोस्तों, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए आपने 5 लाख का प्रोडक्ट लिया, लेकिन दोस्तों आपका जो कॉन्ट्रैक्टी के साथ यहाँ पर जो वो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, वो मान लीजिए हुआ था 4,000 का, ठीक है, 4,000 रुपये होना था, लेकिन आप खर्चा हो गया 5,000, तो आपका लॉस हो गया। और अगर दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्टी के साथ हुआ था मान लीजिए 4,000 का, और मतलब 4,000 का कॉन्ट्रैक्टी के साथ हुआ था, लेकिन आपने दोस्तों जो काम था वो सिर्फ 3,000 रुपये में कर दिया कंप्लीट, तो आपका 1,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सिंपल दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों जो भी अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका कैसे यहाँ पे प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। अगर वर्क दोस्तों 25% से लेस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो दोस्तों कोई प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्क 25 से 50% कंप्लीट हुआ है तो 1/3 का दोस्तों जो प्रॉफिट होता है वो उसको दोस्तों ये फॉर्मूले से यहाँ पर निकाला जाता है कि कितना यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और अगर 50 से 90% होता है 2/3 दोस्तों नॉशनल प्रॉफिट का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा लगभग कंप्लीट होने वाला था तो ट्रांसफ़र दोस्तों जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है वर्ड सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कॉस्ट रिसीव्ड अपॉन वर्ड सर्टिफाइड। तो जितना भी दोस्तों यहाँ पर आपका प्रॉफिट आता है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग का ये इधर कंप्लीट हो गया पूरा सिलेबस। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया उनका स्क्रीनशॉट लेके उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। और टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वाली वीडियो दोस्तों 100 लाइक्स का टारगेट है, इसको जरूर कंप्लीट कर देना। और अगर दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं आके मुझे कॉन्टैक्ट करके, साथ ही में आप लोग परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।